नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। ये जन्म कुंडली एक युवक की है। आइए हम सभी मिलकर इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। मैं जन्म की तारीख आपको बता देता हूं, आप नोट कर लीजिए। जन्म की तारीख है 5 मार्च सन 2000 और जन्म का समय सुबह 5 बजे का है, बल्लभगढ़, हरियाणा। मैं जन्म काल के पंचांग से आपको अवगत कराता हूं, तब तक आप इस जन्म कुंडली का निर्माण कर लीजिए। रविवार के दिन इन्होंने जन्म लिया है, फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को, धनिष्ठा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में। राक्षसगण कुंभ राशि वायु तत्व की राशि है। शनिदेव इस राशि के राशिश होते हैं। तो मकर लग्न कुंभ राशि, यानी पूरी तरह से शनिदेव से प्रभावित लग्नपति बनते हैं। शनिदेव जाकर के जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, नीच राशि में, और चतुर्थ पति बनते हैं मंगल, जाकर के जन्म कुंडली के तृतीय भाव में बैठे हैं 22 अंश 43 कला के साथ। इस लग्न में मंगल कारक नहीं है, लेकिन जन्म इनका सुबह 5 बजे का है और देखा जाए तो पराक्रम भाव में जाकर के बैठे ये मंगल षडबल में सर्वाधिक बलि ग्रह हैं। एक अच्छी बात यह है कि नवमांश में इनके सूर्य उच्च राशि में मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। अब देखा जाए तो मकर लग्न, इस लग्न में ही शुक्र बैठे हुए हैं, जो कि इस लग्न के सर्वाधिक योग कारक ग्रह हैं, और शुक्र का लग्नगत होना मैं समझता हूं यह अत्यंत श्रेष्ठ है। हालांकि यह अलग बात है कि मकर राशि में, शनि की राशि में, मैंने बताया था अपने कार्यक्रमों में भी आपको कई बार पूर्व के सूत्र में, कि जितना बेहतर फल शुक्र गुरु की राशि में देते हैं, उतना बेहतर प्रभाव वो शनि की राशि में बैठ करके नहीं दे पाते हैं। पर फिर भी इस लग्न के कारक ग्रह बनकर के लग्न में बैठे हैं, धनिष्ठा नक्षत्र में ही 25 अंश 48 कला के साथ ये जाकर के बैठे हैं। अब देखा जाए तो बाल अवस्था के 25 अंश 38 कला पर बाल अवस्था के ये शुक्र हैं, जो जाकर के इनकी कुंडली के लग्न में बैठे हैं। वर्तमान समय में देव गुरु बृहस्पति की दशा, जो कि सन 2018 से इनको चल रही है, अभी जारी है, 2034 तक यह दशा चलने वाली है। राशि की बात करें तो कुंभ राशि को वर्तमान समय में 7.5 की प्रथम ढैया चल रही है और अभी यहां से बाकी है समय। अब देखिए, इस कुंडली में लग्नेश का जाकर के धन भाव में और धनेश का चतुर्थ में, चतुर्थेश का पराक्रम में और पराक्रमेश का जाकर के कुंडली के चतुर्थ में यहां परिवर्तन हुआ है। आप चलित जाकर के देखेंगे तो आप पाएंगे कि देव गुरु बृहस्पति एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो चतुर्थ में बैठकर के तृतीय का फल दे रहे हैं। जन्म कुंडली के चतुर्थ में देव गुरु बृहस्पति हों तो ज्योतिष के मर्मज्ञों का ऐसा मानना है कि ऐसा जातक अपने पूर्वजों में से लौट करके ही उसी घर में दोबारा पुनः आया है। अब भाग्यपति का जाकर के इनकी कुंडली के धन भाव में बैठना और लाभपति का जाकर के पराक्रम में। अच्छी बात यह है कि भाग्यपति जाकर के धन भाव में बैठे हैं, वक्र अवस्था में होकर के भी कोई दिक्कत नहीं है, महाधनी योग के समान ही फल देने वाला है। और ऊपर से अगर देखा जाए तो लाभेश जाकर के पराक्रम में षडबल के सबसे बली ग्रह बनकर के बैठे हुए हैं। अतः ऐसा जातक जीवन काल में जितना परिश्रम करे, जितना पुरुषार्थ करे, उतनी सफलता हासिल करेगा। इन्होंने कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं, आइए इनके प्रश्नों की ओर हम चलें और साथ ही साथ इनकी जन्म कुंडली का भी हम अध्ययन करेंगे। इन्होंने पूछा है कि मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और पिछले 6 महीने से एक आईटी कंपनी में कार्यरत हूं। काफी असफलता के बाद यह नौकरी मिली, लेकिन अब मेरा विचार बैंकिंग, गवर्नमेंट जॉब में जाने का है। क्या यह विकल्प मेरे लिए उचित होगा या फिर अन्य कोई एग्जाम, एसएससी इत्यादि क्रैक करना ठीक होगा? मकर लग्न, प्रिय दर्शकों, आप मेरे कार्यक्रम अगर देखते हैं तो जानते हैं मैं इस लग्न के बारे में सदैव कहा करता हूं कि इस लग्न के जातक किंग मेकर, पारस, मैं ये शब्द इस्तेमाल किया करता हूं। दूसरों को छू दें, जिसको भी ये छू देते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, स्वयं कई बार जीवन काल में उतना आगे नहीं बढ़ पाते। अब देखिए, शनिदेव इस लग्न के सर्वाधिक योग कारक, शुक्र सर्वाधिक योग कारक ग्रह हैं। शनिदेव इस लग्न के लग्नेश होकर के चतुर्थ में बैठकर के लग्न को देख रहे हैं, अपने ही घर को देख रहे हैं। तो यो भाव स्वामी दृष्टो युतोवा, परंतु वो इस कुंडली में नीच राशि में बैठे हुए हैं। अब लग्नेश का नीच राशि में होना कहीं ना कहीं जीवन को उदासीनता की ओर खींचेगा, विशेष करके शनिदेव। कल ही एक सूत्र में मैंने बताया था कि नौमांश में यदि शनिदेव कमजोर अवस्था में हो तो ऐसा जातक का जीवन उदासीन होने लगता है। इनकी कुंडली में नौमांश में शनि राहु के साथ बैठे हुए हैं और चतुर्थ में ही बैठे हैं, हालांकि वहां कन्या राशि में बैठे हैं। कन्या राशिगत शनि का होना जातक को दाम्पत्य सुख से कमजोर कर देता है। ज्योतिष के मर्मज्ञों का मानना है कि ऐसे जातक ने पूर्व जन्म में भी संतान और दाम्पत्य का बहुत सुख नहीं देखा है।
अब शनि इनकी कुंडली के केंद्र में होकर के लग्न को देखेंगे, फलतः जीवन काल में एक समस्या तो आजीवन के लिए हो जाएगी कि हर कार्य इनका विलंबित होने लगेगा, कोई भी कार्य इनका वक्त पर नहीं हो पाएगा। ऊपर से पूरी तरह से शनि से प्रभावित होने के चलते और शनिदेव का नीच राशि में जाकर के जन्म कुंडली में 18 अंश पर बैठना और षड्बल में मंगल का सबसे बली हो जाना इस बात की सूचना है कि जीवन काल में हर चीज जो इनको पाना है, जो ये पाना चाहते हैं, एक्स्ट्रा संघर्ष के बाद ही मिलेगा। बुध का अंतर शुरू होने जा रहा है 2023 के फरवरी से। बुध आपकी कुंडली में जाकर के द्वितीय भाव में बैठे हैं। अब मंगल पराक्रम में होने के चलते और षड्बल में मंगल का सबसे बली होना, बेहतर तो यह है कि एसएससी के थ्रू प्रशासनिक सेवाएं जो होती हैं, प्रशासन से जुड़ी हुई, उसमें जाने का, यानी इंस्पेक्टर रैंक की जो नौकरियां होती हैं, अगर लंबाई चौड़ाई सब कुछ ठीक, तो उस तरफ जाने का बहुत अच्छा योग इस कुंडली में मंगल के तृतीय में होने के चलते बन रहा है। क्योंकि मंगल अगर तृतीय में हो तो सेना, मिलिट्री, पुलिस से संबंधित क्षेत्र में ऐसे लोगों को सफलता मिलती है। षड्बल में सबसे मंगल बलवान कुंडली इनकी मकर लग्न की नौकरी वाली कुंडली है। इन्होंने पूछा बैंकिंग या एसएससी के थ्रू। मुझे लगता है एसएससी के थ्रू जाने का रास्ता अगर बनता है तो उधर बनाइए। मैं ये नहीं कहूंगा कि बैंकिंग के थ्रू भी जाने का रास्ता नहीं बन रहा है, क्योंकि वर्तमान में इस समय इनको गुरु में शनि का अंतर चल रहा है, गुरु में बुध का अंतर आ रहा है। अब देव गुरु बृहस्पति इस लग्न के कारक ग्रह नहीं है, चतुर्थ में बैठकर के तृतीय का फल दे रहे हैं, यानी अपने ही घर का। फलतः गुरु में बुध के अंतर में भी मुझे बैंकिंग वगैरह के फील्ड में भी जाने की स्थिति दिखाई पड़ रही है। और जैसा मैंने कहा कि शासन प्रशासन से जुड़ करके ऐसा जो काम होता है उस क्षेत्र में भी एसएससी के थ्रू अगर नौकरी मिलती है तो आपको ले लेना चाहिए। तो सवाल उठता है कि क्या इनको सरकारी नौकरी मिल जाएगी? जवाब कहता है जी हाँ, बिल्कुल अगर प्रयत्न करें तो, क्योंकि नौमांस में सूर्य उच्च राशि में बैठे हुए हैं। षड्बल में सूर्य सबसे बली तो नहीं है, लेकिन सूर्य का इस कुंडली में बली न होना भी कोई बहुत बुरा नहीं है। तो सूर्य को अर्घ्य वगैरह देकर के अपने काम हित भर के लिए सूर्य को बलि करें और सरकारी नौकरी में जाने का प्रयत्न करें। और विशेष करके ये दोनों ही फील्ड बनते हैं। अगर बैंकिंग मिल जाता है तो बैंकिंग ले लें, और मंगल तो है ही पराक्रम में, आगे के लिए भी आप एसएससी के थ्रू जाने का रास्ता बनाइए। प्राइवेट सेक्टर में आप मत रहिए, प्राइवेट सेक्टर में रहना ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि लग्नेश का नीच होना, लग्नगत शुक्र पर शनि की दृष्टि का पड़ना, राहु की दृष्टि का पड़ना, और साथ ही साथ द्वितीय भावगत जो सूर्य हैं, बुध और चंद्रमा भी बैठे हैं, परंतु सूर्य का जाकर के बैठ जाना, ये कई बार परेशानी तो आपको प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी सेक्टर हर जगह कराएगा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में समस्या थोड़ी ज्यादा होगी, आपके साथ राजनीति थोड़ी ज्यादा होगी। तो सवाल ये उठता है कि सरकारी में नौकरी में राजनीति नहीं होगी? 100% होगी, परंतु कम से कम यहां सेफ्टी थोड़ी ज्यादा है। तो सरकारी नौकरी की तरफ ही आने का प्रयत्न शुरू करिए, इधर ही आपके लिए सफलता है। अब प्रश्न खड़ा हो जाता है कि 7.5 के दौरान क्या यह संभव है? जवाब है हां, बिल्कुल संभव है। भाई इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि आसान कहां है। इनकी कुंडली में, इनके जीवन में कुछ भी आसान नहीं है, क्योंकि लग्न पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। लग्न पर शनि की दृष्टि होने के कारण जीवन में कोई भी चीज आसानी से तो मिलना ही नहीं है, ये फिक्स। लेकिन प्रयत्न करने से, पंचमेश जाकर के लग्न में, कर्मेश जाकर के लग्न में बैठे हैं, प्रयत्न करने से सफलता मिल सकती है। तो मैं सलाह दूंगा सरकारी नौकरी की तरफ। मुझे मानसिक अशांति बहुत रहती है, इतनी बड़ी समस्या नहीं होती जितनी मैं टेंशन लेता हूं। बहुत उदास रहता हूं, इससे दूर करने का क्या उपाय करूं? जवाब दे चुका हूं, उदासीनता से पीछा नहीं छूटेगा। वो आपने लिखवाया नहीं, लिखवाने के साथ मुहर भी मरवा लिया है। देखिए, एक छोटी सी बात हमेशा ध्यान रखना होगा। अभी आने वाले दिनों में मैं इस पर और भी कुछ बृहद जानकारी और बृहद चर्चा लेकर के उपस्थित होऊंगा। जरा सोच के देखिए कि हमारे जीवन में जो भी घटनाएं, आज के राशिफल में इसकी थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको अवश्य दी, लेकिन आने वाले दिनों में और भी ज्यादा बेहतर जानकारी मैं कुंडलिनी से संबंधित आपको देने वाला हूं। जिनके जीवन में विशेष उदासीनता, परेशानी है, जिनका जीवन बेहद संघर्षमय या ऐसी अवस्था का है। देखिए, किसी भी व्यक्ति का, उसका जिसका कुंडलिनी जागृत होने वाला हो, वो दो अवस्थाओं का हो सकता है। या तो एक महात्मा बुद्ध जैसा हो कि राज परिवार में जन्म लेकर के भी उसको विरक्ति हो जाए, और दूसरा उसको विरक्ति का कारण जन्मजात मिला हो, इस तरह के गरीबी या इस तरह के माहौल में वो जन्मा हो जहां उसके पास कुछ हो ही ना। जन्म कुंडली में सभी दुर्योगों में राहु बड़ा अहम है, और ये राहु ही कुंडलिनी जागृत कराने में भी सहयोगी है। जैसा मैंने कहा, आने वाले दिनों में इस पर और चर्चा करूंगा। इस कुंडली में उदासीनता शनि दे रहे हैं और वो कभी समाप्त नहीं होगा। और रही बात, जैसा मैंने कहा, मुहर मरवा लेना। अब सवाल खड़ा होता है कि क्या ये उदास होने वाली बात है, क्या ये दुखी होने वाली बात है?
मैं हमेशा वही कहा करता हूं कि जरा सोच के देखिए कि क्या मैं औरों के साथ ये गारंटी ले सकता हूं कि जो आप चाहते हैं वो होगा। लेकिन जिनकी कुंडली में शनि केंद्र में है, लग्न पर देख रहे हैं, एक बात तय है, अगर जो आप चाहते हैं वही होगा, बस तब नहीं जब आप चाहते हैं। शनिदेव जब चाहे तो हो जाएगा। आपको कर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, कर्म करते रहिए, पुरुषार्थ, पराक्रम, अनवरत, इसी में आपकी भलाई है। उदासीनता, मानसिक अशांति, टेंशन आप इतना क्यों लेते हैं? क्योंकि आपका जन्म अमावस्या के करीब हुआ है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आपका चंद्रमा बेहद कमजोर है। तो चंद्रमा के मैंने बताया था कि चंद्रमा उच्च राशि में भी हो परंतु कृष्ण पक्ष बल से कमजोर हो तो वो चंद्रमा कमजोर माना जाएगा। तो यहाँ तो चंद्रमा कमजोर है ही, बैठा शनि की राशि में है और ये कहीं ना कहीं कमजोर स्थिति का है। फलतः मानसिक अशांति बहुत ज्यादा होती है आपको। और चंद्रमा बुध के साथ बैठे हुए हैं, फलतः आपकी बुद्धि पर इसका प्रभाव पड़ता है और बुद्धि व्यर्थ की कल्पनाएं करके व्यर्थ की चिंता आपके मन में उत्पन्न कर देती है। सूर्य आत्मा के साथ होने के कारण बेवजह आप सदैव अपने ऊपर ऐसे टेंशन पाल लेते हैं, आप अपने आप से उस परेशानी को, टेंशन को जोड़ लेते हैं। ऐसी अवस्था में कई बार लोग क्या करने लगते हैं कि गाड़ी चलाने से पैर किसी और का टूटा तो अपना पैर देखने लगते हैं, नहीं हमेशा कि कहीं उसका टूटा मेरा न टूट जाए। कई बार ऐसे लोगों से मेरी मुलाकात होती है कि फलाने लोग काम किए थे वो तो बर्बाद हो गए, कहीं मैं ना हो जाऊं। अरे वो हो गए, आप कैसे हो जाएंगे? तो ये एक व्यर्थ की चिंता और टेंशन, ये स्थिति यहां पर उत्पन्न है और शनिदेव अपना काम कर रहे हैं। खैर, इसके लिए मैं कुछ उपाय आपको बताता हूं। इस जन्मांक में शनि की स्थिति कैसी है, शनि अपनी महादशा में कैसा परिणाम देंगे? देखिए, इस जन्मांक में शनि नीच राशि में, नौमांश में, कन्या राशि में, हालांकि परिवर्तन में बैठे हुए हैं, परंतु यहां पर अगर देखें तो नीच राशि में बैठे हैं। षडबल में मैं ये नहीं कहूंगा सबसे कमजोर हैं, परंतु ये बहुत अच्छे भी नहीं कहे जाएंगे। कालपुरुष की कुंडली में अगर देखा जाए तो यहां पर कर्क राशि होती है, चंद्रमा की राशि में शनि का। वैसे चंद्रमा के साथ किसी ग्रह की शत्रुता नहीं, पर शनि का होना कोई बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। वैसे भी जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में पापक ग्रह का किसी भी तरह से संबंध ठीक नहीं माना गया, यह परेशानी देता है। वैसे अगर आप मेरे कार्यक्रम देखते रहे हैं, मैंने हमेशा कहा है कि शनि चतुर्थ में हो तो घर से तो दूर ही कर देते हैं, भूमि भवन वाहन, यानी घर होता है घर नहीं होता। और मैं कहा करता हूं कि घर का मतलब ईंट पत्थर से बने घर नहीं, गृहिणी यानी दाम्पत्य सुख को ये खा जाते हैं, समाप्त कर देते हैं। गृह कलह की हमेशा स्थिति, माता जब तक गृह विवाह नहीं हुआ तब तक माता के स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, पिता के साथ अनबन मतभेद कराना इत्यादि। तो इस शनि को चूंकि लग्नेश है तो मैं खराब तो नहीं कहूंगा, लग्नेश कहीं भी हो खराब नहीं हो सकते हैं, जन्म कुंडली में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो, पर नीच राशि में। और शनि का नीच राशि में जन्म कुंडली में हो जाना ही उदासीनता का प्रमुख कारण है, ये कभी पीछा छोड़ेगा नहीं। तो शनि की दशा कहीं ना कहीं उदासीनता तो ले आएगी। पर सवाल खड़ा होता है कि शनि जीवन के मध्यावधि में आएंगे, ये वही समय होता है जहां व्यक्ति अपने आप में, चाहे वो किसी भी लग्न का हो, चमकने की स्थिति में होता है। इनके भाग्येश बुध बनते हैं जो कि 32वें वर्ष में इनका भाग्योदय करा देंगे। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो क्या हम शनि की दशा को एकदम खराब कर दें? जवाब है नहीं, शनि की दशा को पूरी तरह से खराब नहीं कहेंगे। अगर वो लग्नेश है और कारक हैं तो ठीक है, शुरुआती दौर में थोड़ी परेशानी देंगे, लेकिन इसके बाद जैसे जैसे समय आगे बीतेगा वो अपना अच्छा प्रभाव भी आपको देंगे। तो शनि की दशा से आप अच्छा ही रिजल्ट रखिएगा। मेरा दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, पत्नी का स्वभाव कैसा रहेगा? देखिए, आप मकर लग्न के हैं सर, और ये बात अभी थोड़ी देर पहले बातों में हो चुकी हैं कि बहुत सुखद यहां दाम्पत्य नहीं है। चाहे वो शनि के कारण हो, चाहे वो लग्न के कारण हो, चाहे सप्तमेश का जाकर के द्वितीय भाव में अमावस्या से ग्रसित होने के कारण हो, चाहे शुक्र की बात करें तो शनि और राहु से दृष्ट होने के कारण हो, तो ये बहुत सुखद दाम्पत्य को तो कहीं से भी प्रदर्शित नहीं करता है। यहां बहुत सुखद दाम्पत्य की गणना, ये कल्पना नहीं की जा सकती है। हम जिस दाम्पत्य की यहां पर कल्पना करेंगे बस वो ऐसा ही है, निभा ले जाइए, निभाह लीजिए बस। और पत्नी का स्वभाव कैसा होगा? देखिए, सप्तम पति चंद्रमा हो तो पत्नी का स्वभाव थोड़ा चंचल होता है, सामंजस्य न बैठ पाए, एक सरल सा तर्क है। आप अपने स्वभाव के ठीक विपरीत अपने पत्नी का स्वभाव समझ लीजिए। अगर आप शांत हैं, हालांकि आप नहीं हैं, तो अगर आप शांत हैं तो पत्नी चंचल होगी। अगर आपको गुस्सा आता है तो पत्नी को ऐसा नहीं कि वो शांत रहेगी, पत्नी को डबल गुस्सा आने वाला है। हालांकि मैं बता दूं कि सप्तम पति यहाँ चंद्रमा बनते हैं और चंद्रमा का स्वभाव है घटना और बढ़ना, कभी बहुत अच्छी है और कभी पता ही नहीं चलेगा कि उसका क्या चाहती है। ये तो हर घर में वैसे होता होगा। क्या मैं मुख्य ग्रह के देवी देवता को इष्ट न मानकर भोलेनाथ को अपना इष्ट मान सकता हूं? क्योंकि भोलेनाथ की पूजा से मुझे शांति मिलती है और मैं उनकी पूजा से ज्यादा खुश रहता हूं। यह तो अच्छी बात है। आप किसी की भी पूजा करते हो, भोलेनाथ की करते हो तो कहना ही नहीं, देवाधिदेव की कर रहे हैं तो कहना ही नहीं, परंतु किसी की भी पूजा करते हो
मुझसे अगर आप ये पूछ रहे हैं तो ये पूछने की आवश्यकता कहाँ है। अगर मैं 100 दफे इस विषय में चर्चा करता हूं तो 100 में से 99 बार इसी बात की चर्चा करता हूं कि ग्रह की आराधना की जगह देवी देवताओं की आराधना की ओर चलिए, भगवान की आराधना करिए। निसंदेह ये जगत ग्रहों के अधीन है, लेकिन ये ग्रह भी देवताओं के अधीन है, भगवान के अधीन है। तो आप उनकी आराधना करिए, निसंदेह भोलेनाथ की आराधना करें। इससे बेहतर क्या हो सकता है। आप मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप मां भगवती की आराधना करें। अगर आप भोलेनाथ की आराधना करें तो उसमें सब कुछ है, सब कुछ है, परंतु वो श्रद्धा और विश्वास के साथ होना चाहिए। अगर आप कर रहे हैं तो आप निश्चिंत होकर के कुछ और बिल्कुल मत करिए, केवल और केवल भोलेनाथ की आराधना करिए। परंतु देखिए, आमतौर पर लोगों का मन भटक जाता है। जब वो परेशानी में पड़ते हैं तो फिर उनका दिमाग कहने लगता है, कोई उनको बता देता है कि ये करिए तो फायदा मिलेगा। असल समस्या क्या है कि आप अपने आप पर भरोसा और जिनकी आराधना कर रहे हैं उन पर भरोसा नहीं कर पाते। बस यही आपकी समस्या है। अगर आप उन पर भरोसा कर लें तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कहीं भटकने की, कहीं कुछ सोचने की। एक साधे सब सधे। तो भोलेनाथ की आराधना करते रहिए, इसमें कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं। मेरे जन्म के समय किसी ज्योतिषी ने बताया था कि भविष्य में मुझे शुक्राणु संबंधी समस्या हो सकती है। क्या ऐसी कोई स्थिति इस कुंडली में है? वो है, बिल्कुल है। आपका जो शुक्र है वो बाल अवस्था का है और वो शुक्र राहु और शनि की दृष्टि से दृष्ट है। सो हाँ, वो परेशानी तो है ही है, परंतु वो शुक्र मृत नहीं है, बाल हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जरूर है कि वो जिसकी राशि में बैठे हैं उसका राशिपति नीच राशि में बैठा होने के कारण वो कमजोर तो पड़ ही गए हैं, पर फिर भी आपसे संतान उत्पत्ति हो जाएगी। अब देखिए, आपकी कुंडली में क्या है कि संतान भाव पर अगर आप नजर डालें तो संतान भाव आपको आपका सुप्त दिखाई पड़ेगा। केतु की दृष्टि इस पर पड़ रही है, इस भाव पर, लेकिन बाकी के इस भाव को मैं सुप्त ही मानूंगा। बाकी किसी और ग्रह की, मुख्य सप्तग्रहों में से किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो ये भाव कहीं ना कहीं कमजोर पड़ा। इस भाव के स्वामी लग्नगत हैं, फलतः कन्या संतति की स्थिति बनेगी जरूर, लेकिन ये भी तब जब कुंडली बाकायदा मिला करके, लड़की की कुंडली को भी बाकायदा समझ करके और तब विवाह किया जाए, तब जाकर के संतान सुख आपको देखने को मिलेगा। तो हाँ, संतान में थोड़ी दिक्कत आएगी। कुंडली मिलाकर के ही विवाह करिएगा तो बहुत हद तक दाम्पत्य सुख भी आपको मिल पाएगा, क्योंकि दाम्पत्य में राहु बैठे हैं। नौमांस अगर आप जाकर के देखते हैं तो नौमांस में भी सप्तम भाव का आप मांगलिक पहले तो नौमांस में बन जाते हैं। एक दूसरा अगर देखें तो नौमांस में सप्तम भावपति सप्तम भाव को देख तो रहे हैं, लेकिन वहाँ नौमांस में भी मैं देख रहा हूँ कि शनिदेव की दृष्टि सप्तमेश पर पड़ रही है और सब नौमांस में भी चतुर्थ में राहु और शनि की युति है। ये ठीक नहीं है। तो मेरी राय है कुंडली बाकायदा मिलाकर के ही विवाह करिएगा, सब कुछ ठीक होगा। और आखिर में इन्होंने पूछा है, मुझे कोई रत्न धारण करना चाहिए, यदि हाँ तो कौन सा? रत्न धारण आप आजीवन कर सकते हैं। शुक्र का ही रत्न धारण करिए। शुक्र का जो रत्न होता है वो उपल होता है और शुक्र का रत्न आप आजीवन धारण कर सकते हैं। इससे आपको फायदा होगा। चांदी की अंगूठी में बनवा करके मध्यमा उंगली में लगभग 9.25 रत्ती के आसपास का, 9.25 रत्ती ही ले लीजिए उपल मध्यमा उंगली में, शुक्रवार के दिन धारण करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। प्रिय दर्शकों, इस जन्म कुंडली को आप सभी देख रहे हैं, देखें। बस इनके इतने ही प्रश्न थे। अब इस कुंडली को जरा देखिए। सबसे पहले तो कुछ लोगों ने के दिमाग में अगर कहीं आ रहा हो कि यहाँ कालसर्प इत्यादि है, तो कुछ नहीं है, कोई कालसर्प इत्यादि नहीं है। शुक्र केतु की युति लग्न में है। मैंने भी कुछ दिन पूर्व ही एक राशिफल में सूत्र बताया था कि केतु की दृष्टि किस पर पड़ रही है, केतु किस भाव को देख रहा है, कहां उसकी दृष्टि है। इनकी कुंडली में पंचम, सप्तम और नवम पर केतु की दृष्टि है। केतु स्वयं व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है। हालांकि व्यक्तित्व से जुड़ा केतु बहुत अच्छा तो नहीं माना गया, लेकिन वो शुक्र के साथ बैठ करके मन को भ्रमित और भटकाएगा। पर ऊपर से अगर देखा जाए तो पंचम ज्ञान पर दृष्टि है, अतः इस जातक के पास विवेक है। अब ये अलग बात है कि विवेक भाव ही सुप्त पड़ा है, वो जागृत करना होगा। सप्तम पर अगर देखें तो शुक्र की दृष्टि और नवम पर अगर देखें तो मंगल की दृष्टि पड़ रही है। अच्छी बात मुझे दिखाई पड़ रही है। कुल मिलाकर के इस कुंडली में धन इत्यादि को लेकर के बहुत चिंता तो नहीं है। पराक्रम और पुरुषार्थ थोड़ा करना होगा, क्योंकि इस लग्न के जातक को संघर्ष किए बिना कुछ भी नहीं मिलता। कुंभ राशि है। कालपुरुष की कुंडली में इस राशि को बहुत अच्छा माना गया है और कुंभ राशि होने के कारण मैं समझता हूं कि जितना हो सके जीवन काल में जातक धीर होकर के, गंभीर होकर के, स्थिर होकर के प्रयत्न करे, सफलता अवश्य मिल जाएगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो इस कुंडली में रोगपति बुध बनते हैं, जो जाकर के द्वितीय भाव में बैठे हैं। इस जातक को जीवन काल में कभी किसी को धन नहीं देना चाहिए, क्योंकि मंगल की भी दृष्टि षष्ठ पर है। धन ले सकते हैं। रोग की अगर बात करें तो दांत से संबंधित, और हाँ, बुध का यहाँ पर जाकर के रोगेश बनकर के द्वितीय भाव में बैठना, गलत आहार व्यवहार इनको शुक्राणुजन्य रोग अवश्य देंगे। तो सबसे पहले तो आपको अपना खान पान बहुत नियंत्रित और नियमित सिस्टमैटिक रखना होगा। माता पिता से कहिएगा कि विवाह बहुत विलंबित न करें, समय रहते ही कुंडली मिलाकर के विवाह कर दें, बहुत इंतजार न करें। लगभग आपकी उम्र भी
2000 में आप जन्मे हैं तो लगभग 22 वर्ष के आप हो रहे हैं, तो बाकायदा कुंडली मिलाकर के आपका वो विवाह करें और बहुत देर न करें। सप्तमपति जाकर के द्वितीय में बैठे हैं तो ये भी ध्यान रखिए कि सप्तमपति अगर शुभ ग्रह हो द्वितीय में हो तो जातक पत्नी के जीवन की हानि की संभावना बनती है। अतः बाकायदा कुंडली मिलाकर के ही विवाह करना अति आवश्यक होगा। भगवान सूर्य को नियमित अर्घ्य दीजिए और साथ ही साथ भोलेनाथ की आराधना आप कर रहे हैं, करते रहिए। शुक्र का रत्न आप धारण कर लीजिए और बाकी किसी उपाय की आवश्यकता नहीं है। अगर आप शिव जी की आराधना के साथ कुछ और करना चाहते हैं तो एकमात्र उपाय देवी की आराधना, दर्शन। कोई भी घर के आसपास देवी का मंदिर ढूंढ लीजिए और नित्य जाकर के मां का दर्शन करिए। मंदिर की साफ सफाई में आप हिस्सा लीजिए। ये हिस्सा लेना सफाई में भविष्य में संतानोत्पत्ति में आपके लिए सहयोगी होगा। गुरु को मैं बल दे रहा हूं। तो ये इतने उपाय करते रहिए। और एक बात याद रखिएगा, अगर शिव जी को पकड़ा है तो छोड़िएगा मत, कभी नहीं। अगर आप चाहते हैं कि वो आपका साथ न छोड़े, आपका हाथ न छोड़ें, तो आप उनके साथ लगे रहिए, वो कभी आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। प्रिय दर्शकों, इस जन्म कुंडली के संबंध में यदि आपके मन में भी कुछ ऐसा विषय उत्पन्न हो रहा है जो आप इनके लिए कहना चाहते हैं, मैंने अमावस्या दोष इत्यादि के बारे में, इन सभी दोषों के बारे में इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि भोलेनाथ की आराधना से सब कुछ ठीक हो जाता है। तो आप भी अगर इस कुंडली के संबंध में कुछ कहना चाहते हैं तो स्वागत है आपका, कमेंट में अवश्य कहिए। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।